आप खूब प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों का, नेशन स्टेट, कंट्री, नेशन स्टेट। देखिए नॉर्मली आप आम बोलचाल में आप कभी भी सुनेंगे हमारा देश भारत है, कंट्री, सब इन चीज़ों को घालमेल के रूप में प्रयोग करेंगे, इन शब्दों का एक ही प्रयोग करेंगे, बोलेंगे क्या है हमारा देश भारत है, हमारा कंट्री भारत है, सबको एक ही मान लेंगे। जबकि हम राजनीति विज्ञान में जाएंगे तो हर एक का अलग अलग अर्थ होता है, हम इसको गहराई से समझेंगे कि हर एक का अलग अलग क्या अर्थ होता है। और जो हमारा देश है, जो हम जिसको आम बोलचाल में हम पॉलिटिकल साइंस के टर्म में जिसको बोलते हैं स्टेट है, जो स्टेट है हमारे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमारा देश नहीं संसार के अलग अलग देशों की उत्पत्ति कैसे हुई, पहली बार जो देश बना वो कैसे बना, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के टर्म में हम बोले तो पहली बार जो स्टेट बना वो स्टेट कैसे बना। भारत की जो सभ्यता है, जब हम अपने धर्म ग्रंथों में देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है, मनुस्मृति क्या बोलती है, बौद्ध ग्रंथ क्या बोलते हैं कि पहली बार राज्य कैसे बना, यानी कि राज्य कैसे आए, ये राज्य कैसे बना, उसके बारे में क्या बोलती है। राजनीति विज्ञान के जो चिंतक है, अलग अलग थिंकर है, वो उसके बारे में क्या बोलते हैं। और आज ये जो स्टेट है इसकी प्रकृति कैसी है, आज क्या सिर्फ कुछ ही वर्गों का फायदा करता है या फिर हर किसी का फायदा करता है। अलग अलग विद्वान क्या सोचते हैं, क्या हमें, कई बार आपने सुना है ना राष्ट्रवाद, कई बार आप ये शब्द सुनते होंगे, नेशनलिज्म, एक पार्टी दूसरे को बोलती है कि आप नेशन के खिलाफ जा रही हैं, इस तरह की बातें करती है। तो वो क्या है, आज हम उन कोर कंसेप्ट को समझेंगे और उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ और उनके बारे में रियलिटी क्या है और को थिंकर क्या बोलते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, ये संसार के अलग अलग देश हैं, तो हम सबसे पहले बात करते हैं वन बाय वन। देखते हैं कि सबसे पहले आपने सुना होगा कंट्री, हमारा कंट्री क्या है, आपने सुना है ना कंट्री। कंट्री का मतलब होता है देश और भूमि, यानी ये किसको है, जैसे मैप पर होता है ना, मैप पर जैसे अगर इस पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है ना, जैसे अमेरिका है, ये क्या है, एक कंट्री है, यानी एक जमीन का टुकड़ा है, जमीन के टुकड़े को बोलते हैं कि यानी भूभाग है, यानी नक्शे पर है। द ज्योग्राफिकल टर्म दैट रेफर टू स्पेसिफिक फिजिकल टेरिटरी, इट्स लैंडस्केप एंड बॉर्डर ऑन ए मैप, यानी कि एक क्या है, जैसे यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया है, हमारा इंडिया देखेंगे, इंडिया में क्या है, उत्तर में क्या है, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ऐसे करके ना अलग अलग। इधर देखेंगे, इधर यहाँ पाकिस्तान से बॉर्डर, यहाँ बांग्लादेश से बॉर्डर है, यानी कि कोई भी जमीन का वो भूभाग यानी जमीन का वो एरिया जो लैंड मास है जिसकी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है उसको हम कंट्री बोलते हैं, यानी उसको हम, देखिए वो जमीन का भाग को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कंट्री बोलते हैं, यानी उसको हम देश बोलते हैं। अगर हम नेशन देखें तो नेशन क्या होता है, ये क्या है, ये सोशियो कल्चरल होता है, ये सामाजिक सांस्कृतिक है, ये क्या है, ये रेफर करता है आइडेंटिटी, हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर, क्रिएटिंग डीप इमोशनल बॉन्ड। ये जो है यानी कि जो हम जब देखते हैं कि ये है नेशन यानी कि राष्ट्र, राष्ट्र में आपने देखा है ना, जैसे कुर्द देखते हैं, इसके अलावा बलूच देखेंगे, देखो बलूचिस्तान का हम आगे बात करेंगे, जैसे बलूचिस्तान आप देखेंगे ना, यहाँ पर पाकिस्तान, कुछ पाकिस्तान वाले एरिया में, कुछ यहाँ पर देखेंगे इधर हैं, अफगानिस्तान वाले एरिया में है, ईरान वाले एरिया में, सेम हम यहाँ पर देखेंगे सीरिया इराक के आसपास यहाँ पर कुर्द लोग हैं, यहाँ पर तिब्बती है, यहाँ पर आप देखेंगे ना तिब्बत कहाँ पर है, तिब्बत वाले इधर भी है, तिब्बत में भी हैं और इंडिया में भी है। तो यानी ये क्या होता है, जो नेशन है ना, नेशन एक होता है, ये सोशियो कल्चरल एक बॉन्ड होता है, लोगों का समूह होता है, जरूरी नहीं है कि किसी एक देश में ही वो लोग पाए जाएं। यानी जैसे मैंने आपको बताया ना, बलूच लोग हैं, वो 3-4 देशों में पाए जाते हैं, तिब्बती है इंडिया में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं वो तिब्बत में भी हैं। सेम आप इंग्लैंड में जाएंगे, इंग्लैंड में स्कॉटिश लोग रहते हैं, सेम कुर्द का, यानी जो कई सारे देशों में भले ही फैले हुए हैं पर वो उनकी जो होता है ना, वो जुड़ते हैं, वो कल्चर सोशियो कल्चरल से जुड़े होते हैं, उनकी एक पहचान होती है कि हम इस तरह के व्यक्ति हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेशन। यानी नेशन क्या है, एक सोशियो कल्चरल टर्म, एक सोशियो कल्चरल है आइडेंटिटी है जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जरूरी नहीं है वो किसी एक देश में, वो कई सारे देश में भी लोग फैले होते हैं, पर वो अपने आप को सेम मानते हैं कि हम ये हैं, जैसे कुर्द मानते हैं। ये हो गया नेशन, नेशन उनके लिए प्रयोग हुआ। इसके अलावा स्टेट क्या होता है,
जब हम स्टेट देखेंगे तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल एंड लीगल टर्म है, ये इंडिपेंडेंट होता है, सोवरन होता है, इसकी गवर्नमेंट होती है, ये इसकी गवर्नमेंट का इसकी टेरिटरी पर सुप्रीम कंट्रोल होता है। यानी एक राज्य क्या है, एक राज्य ऐसा है जिसका अपना भूभाग है, जो हमने पहले वाले में देखा। यानी इसके पास क्या है, इसके पास एक जमीन है, उसके अंदर एक सरकार है। सेकंड वाले में हमने देखा यहाँ तो सरकार नहीं है, यहाँ तो हम देखेंगे बलूच इधर भी हैं, उधर पाकिस्तान में भी है, उधर देखेंगे ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, सेम देखेंगे। तो यहाँ क्या है, कोई एक सरकार नहीं है, तो न उनका एक अलग से भूभाग है, वो कई सारे देशों में है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एक क्या है, यहाँ पर एक पॉलिटिकल है, एक लीगल है, यानी कि ये क्या है, यानी एक एरिया है, उस एरिया के ऊपर एक सरकार है, और जो सरकार है उसका अपने एरिया पर कंट्रोल है, लोगों के लिए कानून बनाती है, लोग उसको मानते हैं। जैसे भारत का क्या है, भारत का एक एरिया है, यानी उसके पास भारत एक कंट्री भी है, इसके अलावा नेशन है। भारत के अंदर कई तरह के अलग अलग आइडेंटिटी के लोग भी रहते हैं, देश है, नेशन है, सेम अमेरिका है, यानी नेशन भी है। और इसके अलावा देश की सरकार है, और देश के जो मामले हैं, देश की सरकार जो कानून बनाती है, हर किसी को फॉलो करना होता है। देश की सरकार अपने मामले खुद निपटाती है। अमेरिका ये नहीं बोलता है, अगर बोलता है तो भारत की सरकार उसको नहीं मानती है, वो अपने सही गलत का फैसला खुद करती है। तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मली राज्य। और जिसके अंदर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। यानी एक राज्य जो स्टेट है वो क्या है, साथ में नेशन भी है। अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो बता दिया नेशन स्टेट, क्या तीनों अलग अलग हो सकते हैं? क्या संसार में ऐसे एग्जाम्पल है कि कोई सिर्फ क्या है कंट्री है, कोई सिर्फ नेशन है, या कोई सिर्फ स्टेट है, या और इसके अलावा कोई नेशन स्टेट है? हाँ बिल्कुल है। अगर हम इसको डिटेल में जाएंगे तो देखो कुछ ऐसे हैं संसार में, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेशन हैं, यानी राष्ट्र हैं। इनका हमने जो बताया ना एग्जाम्पल, जैसे कुर्द है, इसके अलावा फिलिस्तीन देखो, इजराइल फिलिस्तीन का खूब लड़ाई हो रही है, तो इजराइल फिलिस्तीनी है, फिलिस्तीन गाजा पट्टी में भी है। और आप दूसरी जगह देखेंगे ना जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी वही है वहाँ, और उसके ऊपर देखेंगे तो वहाँ ऊपर की तरफ भी फिलिस्तीन है। इसके अलावा रोमा है, तिब्बतन है, और ये स्कॉटिश है। ये क्या है, यानी ये इनका अपना कोई देश नहीं है, कई सारे देशों में बिखरे हैं, पर एक आइडेंटिटी है। तो यानी ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ नेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो सिर्फ एक क्या है कंट्री है, जो सिर्फ कंट्री है, जिसका सिर्फ एक भूभाग है। अगर हम देखें जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड क्या है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलते हैं ग्रीनलैंड को लेकर। अगर आप देखेंगे ना इस पर देखिए, ग्रीनलैंड यहाँ पर है, ग्रीनलैंड ये है, यहाँ पर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अंडर में आता है, आप देखेंगे डेनमार्क के अंडर में आता है। यानी ग्रीनलैंड का एक भूभाग है, पर अंडर में किसके आ रहा है, डेनमार्क के अंडर में आता है। यानी ये एक अलग से, ये क्या है, अगर इसको बोला जाए ये कंट्री है, पर ये डेनमार्क के अधीन है, ये बोल सकते हैं हम। इसके अलावा प्यूर्टो का हम देख सकते हैं, बरमूडा का देख सकते हैं, फ्रेंच गियाना का देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सिर्फ एक कंट्री हैं, पर ये संप्रभु नहीं है, इसलिए इनको क्या मानते हैं, इनको दूसरे देश का हिस्सा माना जाता है। तो ये हम सिर्फ एक देश के एग्जांपल, और जो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट हैं, यानी इन नेशन स्टेट नहीं है, सिर्फ एक स्टेट हैं, यानी कि ये क्या है, सोवरेन गवर्नमेंट है। और ये क्या है, विदाउट सिंगल नेशन। जैसे वेंटिकन सिटी है, आप रोम के पास देखेंगे ना, सऊदी अरब है, बोस्निया है, DR कॉन्गो है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वेंटिकन सिटी है यहाँ पर वेंटिकन का कल्चर रहता है। इसके अलावा सऊदी अरब में होता है, इसमें जो राजा है उनके अनुसार जो शासन किया जाता है। ये क्या रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक स्टेट है, यानी राज्य है। सऊदी अरब में राजा है, वो परंपरागत रूप से राजा हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो क्या है, और वो ठीक है संप्रभु भी हैं, उनकी सरकार भी है, सारी चीज़ें हैं, पर उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट। और सेम कांगो है जिसमें अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं, यानी वो ट्राइबल हैं, ट्राइबल ग्रुप से बना हुआ है।
इसके साथ अगर हम देखें, जैसे जैसे इंडिया है, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, ये सब के सब हम कैटेगरी में शामिल करते हैं नेशन स्टेट के अंदर, जिनका एक ज्योग्राफिकल भूभाग है, पॉलिटिकल और लीगल है। इसके अलावा ये नेशन है, इनमें अलग अलग लोग, कई तरह की भावनाएं जुड़ी होती हैं। भारत में हम बोलते हैं ना इंडिया, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कई तरह की विभिन्नताएं हैं। नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का है, साउथ इंडिया के लोगों का खान पान से लेकर अलग तरह का है, पूर्वोत्तर भारत का जो है ईस्ट वाला पार्ट है इंडिया का, उस लोगों का खान पान, चेहरा, सारी चीज़ें अलग रहती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कई तरह के जो कल्चर हैं उनको अपने आप में समाहित करता है, अपने आप में कई तरह के कल्चर को अपने आप में जोड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिया एक नेशन स्टेट है, सेम बाकी हैं। जैसे अमेरिका में भी, अमेरिका के वहाँ के ट्राइबल ग्रुप भी हैं, इसके अलावा अमेरिका में अलग अलग देशों के लोग जाकर रहते भी हैं। ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य। जितने भी बड़े बड़े देश हैं ना, उनको नॉर्मली नेशन स्टेट कहा जाता है। और पॉलिटिकल साइंस में हम बार बार प्रयोग करेंगे नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, आपको इनका पता होना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेट, जो सबसे पावर, इन तीनों में से जो मेन टर्म है वो क्या है, स्टेट। स्टेट क्या होता है, नॉर्मली हम उसके लिए, नेशन स्टेट के लिए या फिर हम उसके लिए प्रयोग करते हैं स्टेट शब्द का। तो जो स्टेट है, स्टेट होता क्या है और अलग अलग विद्वान क्या बोलते हैं। देखिए, जो मैक्स वेबर हैं, एक विद्वान रहे हैं, ये काफ़ी फेमस है, ये पब्लिक एड में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी। ये समाजशास्त्री हैं, सोशलोजिस्ट हैं। ये बोलते हैं कि ए ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम द मोनोपोली ऑफ लेजिटमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन द गिवन टेरिटरी। यानी कि ये बोलते हैं कि एक मानव समुदाय जो किसी निश्चित क्षेत्र के भीतर शारीरिक बल प्रयोग का वैध एकाधिकार प्रयोग रखता है। यानी कि जो मैक्स वेबर हैं, ये मानते हैं कि एक राज्य ऐसा है जहाँ पर सरकार बल प्रयोग का वैध अधिकार रखते हैं। यानी कि सरकार आदेश देती है, लोग उस आदेश को फॉलो करते हैं। अगर लोग आदेश को फॉलो नहीं करते हैं, सरकार कानून बनाती है, लोग कानून को नहीं फॉलो करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो सरकार क्या करती है, उनको कानूनों के उल्लंघन के लिए, कानूनों के वायलेशन के लिए उनको जेल में डाल सकते हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगा सकते हैं। जैसे इंडिया की सरकार टैक्स जो नहीं देता है उसके ऊपर टैक्स न देने के लिए उसको पनिशमेंट कर सकती है, बगैर टिकट के यात्रा करने पर पुनिश कर सकती है। सेम अलग अलग कानून बने, पर भारत के कानून पाकिस्तान में नहीं लागू होंगे, श्रीलंका में नहीं लागू होंगे, नेपाल में नहीं लागू होंगे। अलग अलग जो स्टेट हैं उनके कानून सिर्फ उन देशों तक ही लागू होते हैं। जैसे हम देखते हैं पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ इस्लामिक कानून फॉलो किए जाते हैं। इंडिया में तो सेकुलर स्टेट है। सेम हम चाइना के कम्युनिज्म होता है, वहाँ पर वहाँ साम्यवाद है, वहाँ के कानून अलग है, वो इंडिया में तो फॉलो नहीं किए जाते। सेम चीज़ें यहाँ पर रहती है, इंडिया के कानून इंडिया तक ही है। यानी कि ये बोलते हैं एक स्टेट ऐसा है जो उस टेरिटरी में है और जहाँ सरकार बल प्रयोग का वैध अधिकार रखते हैं। यानी अगर लोग उसकी बातें न माने तो वो बल प्रयोग कर सकती है, ये बोला गया है। बल प्रयोग का मतलब कानून मानना उनके लिए जरूरी है। अब एलिमेंट ऑफ स्टेट, इसको परिभाषा और एलिमेंट में भी शामिल कर लेते हैं। नॉर्मली ना जब इसके एलिमेंट देखते हैं तो एक मोंटेविडो कन्वेंशन हुआ था 1933 में। इसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, एक जो स्टेट है ना, इसके 4 क्राइटेरिया बताए गए हैं। ये बोला गया है कि कोई भी स्टेट है, कोई राज्य है, इसकी एक पॉपुलेशन होनी चाहिए, इसकी एक स्थायी जनसंख्या होनी चाहिए। एक ज़मीन का मान लो जैसे एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका में अगर कोई रहता ही नहीं है तो कानून किसके ऊपर लागू करोगे, सरकार ही कहाँ होगी। जैसे मार्स है, मंगल पर है, वहाँ क्या है, वहाँ पर ये है भी कोई सरकार ही नहीं है, ज़मीन, खाली ज़मीन का टुकड़ा होगा तो वो एक स्टेट नहीं होगा। पहली कंडीशन है वहाँ पर एक जनसंख्या होनी चाहिए, यानी वहाँ पर लोग होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है किसी भी स्टेट की। दूसरी है कि उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, यानी उसके बॉर्डर होने चाहिए। ये पता ही नहीं है, ठीक है जनसंख्या तो है पर उसकी टेरिटरी ही नहीं है, उसकी बॉर्डर ही नहीं है। यानी जैसे आप देखेंगे ना कि जनसंख्या है, यही नहीं पता है कहाँ तक है। जैसे पुराने समय में चले जाइए ट्राइबल एरिया में,
आज से हजारों साल पहले तब क्या था, तब यही नहीं था कि ये किसकी बाउंड्री, ये किसकी, जिसका मन किया जहाँ चला गया। तो यानी स्टेट है ही नहीं, कौन किसकी बातें मानेगा, कोई किसी की बातें नहीं मान रहा। ठीक है, हमें नहीं पसंद आया, हम यहाँ से दूसरी जगह चले गए, उनको नहीं पसंद आया, दूसरे व्यक्ति तीसरी जगह चले गए। तो यहाँ पर स्टेट नहीं है। स्टेट वो होता है जिसकी एक टेरिटरी है। जैसे भारत की सीमाएं हैं, भारत से बाहर जाते हैं तो आपको वीज़ा का प्रयोग करना होता है। ठीक है, ये जैसे आप देखेंगे ना, नेपाल में नहीं रहता है, तो बाकी अधिकतर देशों में जाएंगे तो इंडिया से बाहर जाते हुए आपको वीज़ा का प्रयोग करना होगा। दूसरे देश अगर किसी को अपने यहाँ इनवाइट करेंगे तो एक वीज़ा का प्रयोग करना होता है, यानी अनुमति पत्र सामान्य रूप से बोला जाए ये होता है। अगर वो नहीं उसको अलाउ करते हैं, यानी उसकी एक सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर वो उसको नहीं आने देते और वो गलत तरीके से चला जाता है बगैर अनुमति के, उसको इलीगल बोला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर यानी उसका एक निश्चित भूभाग होने चाहिए, उसकी सीमाएं होनी चाहिए, उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए। इसके अलावा ठीक है, एक जनसंख्या है, बिल्कुल एक पॉपुलेशन है, एक टेरिटरी है। संसार में बिल्कुल देशों की, अलग अलग देशों की अपनी सीमाएं हैं, अलग अलग देशों के पास अपने लोग हैं, यानी उनके पास एक पॉपुलेशन है, अलग अलग देशों की पॉपुलेशन है, उनकी सीमाएं हैं। इसके साथ साथ सीमाएं हो गई, पॉपुलेशन हो गई, अगर उसकी सरकार ही न हो, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कई बार होता है। जहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या है, टेरिटरी है, पर क्या हो गया, दूसरे देश की कॉलोनी भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक देश का ही हिस्सा हो। जैसे अगर हम देखें, जैसे अगर भारत की एक भूभाग है, भारत एक बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर सरकार है, पर अलग अलग राज्यों की भी सरकार है। जैसे यहाँ ये वाला राज्य नहीं है, वहाँ पर हम यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, तमिलनाडु, नागालैंड से लेकर हर एक के लिए हम राज्य का प्रयोग करते हैं। यानी एक एरिया भी है, बिल्कुल एरिया है। उसके अलावा यानी हर एक राज्य का अपना एरिया है, उसकी अपनी सरकार भी है। इसके अलावा सरकार भी है, पर क्या वो सोवर्जिन है? वो सोवर्जिन नहीं है, तो वो हम राज्य नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोवर्जिन इंडिया तो इंडिया होगा। पर इससे पहले हम जब बात करते हैं सरकार के, अगर वहाँ पर सरकार नहीं है, जैसे ट्राइबल ग्रुप हैं, ट्राइबल ग्रुप थे पुराने समय में, वहाँ पर क्या रहता है, आपने देखा है ना कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको फेलियर स्टेट भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोमालिया का आप एग्जाम्पल देखते हैं, और कई सारे देशों को वहाँ पर ये रहता है कि एक एरिया तो है। जैसे सोमालिया, देखो सोमालिया में आप जाएंगे ना, यहाँ पर इनको फेलियर स्टेट बोला जाता है, फेल नेशन ये रहता है। जैसे ये है ना, ये सोमालिया यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर एक एरिया तो है सोमालिया का। आप देखेंगे, देखो ये एरिया है, ये एरिया तो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के यहाँ पर एरिया भी है। इसके अलावा यहाँ पर लोग भी रहते हैं, पर यहाँ पर इसकी सरकार नहीं है। सरकार कैसे नहीं है? क्योंकि इसकी सरकार की चलती ही नहीं है। इसके अलावा कई सारे विद्रोही ग्रुप हैं जो सरकार के पैरेलल में खड़े हुए हैं, वो अपनी भी चलाते हैं। सरकार एक मुट्ठी भर एरिया तक ही कंट्रोल करती है, तो वो हाँ क्या होगा, यानी क्या है, वो देश है, उसको हम बोलेंगे स्टेट की, उसको फेलियर स्टेट बोलेंगे, उसको स्टेट नहीं बोलेंगे। स्टेट का मतलब है यानी सरकार का पूरा कंट्रोल हो। तो ये जो तीसरे वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम जो देखते हैं ना, ये देखते हैं कि इसका क्या है, गवर्नमेंट हो, उसकी एक सरकार हो। अगर सरकार नहीं है तो फेलियर स्टेट रहेगा, या फिर वो स्टेट नहीं रहेगा। अगर उसकी सरकार है नहीं तो उसको स्टेट नहीं मानेंगे। इसके अलावा सोवर्जिनिटी का मैंने बता दिया, जैसे यूपी एमपी का एग्जांपल देकर, यानी कि देश के अंदर कानून बनाने का अधिकार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मन जो उसको अच्छा लगे, जो उसके इंटरेस्ट को ठीक सूट करे, जो वो चाहे वो डिसीजन लेने का अधिकार, जो वो चाहे। अगर वो दूसरे देश पर अटैक करना चाहे कर सकता है, पर उसको जोखिम भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे अमेरिका ने अभी ईरान पर किया अटैक, जैसे रसिया ने अभी आप देखेंगे यूक्रेन पर किया, इजराइल ने देखेंगे आसपास के कंट्री पर हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। स्टेट का क्या रहता है, स्टेट ये रहेगा, यानी कि स्टेट के जब ये करैक्टर मिल जाते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो क्या में इन जहाँ भी ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को स्टेट बोलते हैं। अगर इसका जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
क्या इंडिया संप्रभु है? बिल्कुल इंडिया सोवर्जिन है, जहाँ से मन कर रहा है वहाँ से तेल खरीद रहा है, बाकी किसी देश के प्रेशर में नहीं आया हुआ। क्या हमेशा से सोवर्जिन था? नहीं था। आप देखेंगे ना 1947 से 1947 से पहले इंडिया क्या था? इंडिया एक कॉलोनी था। किसकी? ब्रिटेन की, यानी यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था। इसलिए तो हम बोलते हैं कि उस समय भारत क्या था? गुलाम था। भारत एक स्टेट नहीं था, क्योंकि इंडिया के जो मामले थे, इंडिया के उस समय क्या देखेंगे, देखो बिल्कुल इंडिया की सरकार थी उस समय। इंडिया का क्या था? इंडिया का भूभाग था, बिल्कुल इंडिया का यही भूभाग था। थोड़ा सा जैसे पाकिस्तान और आसपास का एरिया भी ज़्यादा था इसमें। इसके अलावा इंडिया की एक पॉपुलेशन भी थी, पर इंडिया के पास उस समय क्या नहीं थी? सोवर्जिनिटी नहीं थी। यहाँ क्या था? संप्रभुता नहीं थी। तो उस समय इंडिया एक स्टेट नहीं था। 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया एक स्टेट बन गया। अपने जो आंतरिक और बाहर के मामले हैं उन पर खुद फैसला लेने लग गया। ये हमने देखा। अब सरकार का तो आपने देख लिया, ये हमने बता दिया। जैसे अलग अलग सरकारें रहती हैं, आप देखेंगे ना सरकार के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो हम आगे डिटेल में इनको विस्तार से पढ़ने वाले हैं, निश्चिंत रहना। ठीक है। आंतरिक संप्रभुता यानी लोगों को उनके सरकार के कानून लोगों को मानने पड़ेंगे, वो हमने बता दिए। बाहरी मामलों में सरकार फ्री होती है, ये हमने बता दिया। ये मोंटेविडो का ये हम बता चुके हैं। देखिए ये जो करंट का है, जो आजकल का जो आधुनिक है, यानी जो मॉडर्न स्टेट है, जो आधुनिक राज्य हैं, इनका उद्भव कब हुआ? एक ना युद्ध हुआ था, इसको बोलते हैं युद्ध हुआ था। और ये काफ़ी साल तक लड़ा गया था, ये तकरीबन 30 साल तक लड़ा गया था। और ये धर्म के नाम पर हुआ था। देखो हम बोलते हैं ना भारत में धर्म के नाम पर लड़ाई हो गई, धर्म के नाम पर इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया। यहाँ पर देखो तकरीबन 30 साल तक लड़ा गया वो धर्म के नाम पर। चर्च बोला हम पावरफुल है, ऐसे करके धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही थी। और उस लड़ाई का लास्ट में रिजल्ट क्या निकला? एक संधि की गई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। यहाँ पर ये 30 वर्ष, इससे क्या हो गया? इससे 30 साल का युद्ध समाप्त हो गया। और इसमें ये मान लिया गया संसार में, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1648 में। देखिए इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ना, ये 1600 में बनी थी, याद रखना, ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद वो भारत में आए थे। तो ये यानी वो दौर था उस समय जब यहाँ पर क्या था, जो संधि हो गई। संधि से क्या मान लिया? संधि से यानी इससे क्या माना? इससे ये माना गया कोई भी यानी कोई भी देश है, यानी कोई भी, यहाँ पर नॉर्मली बात हुई, कोई भी जो स्टेट है ना, इट स्टेबलाइज द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल सोवर्जिनिटी, मीनिंग इस स्टेट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ओवर इट्स ओन टेरिटरी एंड दैट ऑफ आउटसाइड पावर शुड नॉट इंटरवीन इन द डोमेस्टिक अफेयर। यानी जो हर एक जो देश है उसको अपनी टेरिटरी पर एकाधिकार है, उसको अपनी टेरिटरी है, उसको अपने, ये देखो ये ना ये युद्ध था और ये वो संधि हुई थी यहाँ पर। तो ये माना गया चाहे कोई बड़ा एम्पायर है, यानी कि चाहे कोई बड़ा देश है या छोटा देश है, इसमें ना ये क्लासिकल बात हुई थी। जैसे भारत काफ़ी बड़ा देश है, चाइना की ओर ज़्यादा सीमाएं हैं, रसिया की ओर ज़्यादा बड़ी सीमाएं हैं, यानी इनका काफ़ी बड़े बड़े देश हैं। इसके साथ साथ मालदीव एकदम छोटा सा देश है। इसके अलावा वेटिकन सिटी है, एकदम बिल्कुल छोटा सा देश है। इसके अलावा अगर कुछ किलोमीटर में तो पूरा हो जाएगा वेटिकन सिटी। इसके अलावा जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, ये सारे के सारे, कई बार ये भी होता है ना, आप बोलते हैं कि ठीक है ये देश हमारे पड़ोस में ऐसा कर रहा है, हमें ये कर देना चाहिए, अधिकार इनको थोड़ा सा मतलब कि सरकार को डांट देना चाहिए, कहने का ये रहता है। तो ये देश छोटा हो या बड़ा हो, इसमें ये माना गया ये नहीं मैटर करेगा कि कौन सा देश छोटा है या बड़ा है। हर देश को अपने आंतरिक और बाह्य मामले, जो इंटरनल मैटर है और जो एक्सटर्नल मैटर है, उसमें उसको डिसीजन लेने का अधिकार है और कोई दूसरा देश उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये संधि हुई थी। तो इससे क्या होगा? इससे छोटे देश हैं या बड़े देश हैं, एक पैरेलल पर, एक इक्वल प्लेटफार्म पर आ गए, यानी कि सब बराबर हो गए। ये संधि हुई थी और इसी को बोलते हैं मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट, यहीं से निकला था। ये आप देखेंगे ना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है वेस्टफेलिया की ट्रीटी, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जब हम ये देखते हैं कि
ठीक है। इसमें जो चैलेंजेज हैं वो है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं स्टेट के सामने, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना स्टेट, ठीक है, हम साथ साथ हल्का से बता ही देते हैं करंट में चैलेंज क्या हो रहा है। जैसे ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया, अभी चैलेंज आ रहे हैं स्टेट के, आगे भी हम डिटेल में ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, तब भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे टेलीविज़न है, इसके अलावा जैसे आज आईटी का है जो इरा है, ये आईटी का है। आज हो क्या रहा है, अमेरिका की कंपनियां इंडिया के इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रही हैं। कैसे कर रही हैं भाई, जैसे आप देखेंगे ना, यहाँ पर जो यहाँ का डाटा है सारा वहाँ जा रहा है। सेम आप देखें जेनजी का देख ले नेपाल में, सेम आप बांग्लादेश में देख ले। तो क्या स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ये चैलेंज आ रहे हैं स्टेट के सामने, नए नए चैलेंज आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये क्या करते हैं, ये फैसला सुनाते हैं किसी देश के खिलाफ। जैसे कई सारे कोर्ट हैं, जैसे कि कोर्ट ने फैसला सुना रखा है कि भाई अगर व्लादिमीर पुतिन है तो अगर ये कहीं जाते हैं तो क्योंकि इन्होंने यूक्रेन के ऊपर अटैक करके गलत किया है, आप इनको गिरफ्तार कर लेना। तो कई सारे देश बोल रहे हैं बिल्कुल हमारे यहाँ आएंगे तो हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी जो रसिया के जो मामले हैं, रसिया कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, उसको ये कोर्ट प्रभावित कर रहे हैं। ये कोर्ट जो कोर्ट हैं ये प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चैलेंज है। इसके अलावा फेल्ड स्टेट है, कई सारे स्टेट हैं, मैंने आपको बताया ना सोमालिया वगैरह, इन देशों के टूटने का खतरा है। आप देखेंगे यमन में देखेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हुती रिबेलियन है, सरकार एक अलग है, रिबेलियन अलग है, कई सारे ग्रुप खड़े हो जाते हैं। ISIS का आप देखेंगे इराक और सीरिया में वहाँ खूब सारा कंट्रोल हो गया था, अब तो कम है। काफ़ी एरिया पर जहाँ सरकार नहीं है, तो वो भी एक चैलेंज है। क्यों? क्योंकि विद्रोही खड़े हो जाते हैं, सरकार को चैलेंज करते हैं। ये सारे चैलेंज है, इनको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से, और इनको कैसे टैकल किया जाए ये भी हम पढ़ेंगे। अभी ये हल्का सा मॉडर्न स्टेट के सामने जो चैलेंज आ रहे हैं, स्टेट पढ़ा रहे थे तो हमने चैलेंज की बात की। अब हम बात करते हैं, हमने देखो अभी तक बात की है कि एक कंट्री क्या होता है, नेशन क्या होता है, स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, ये हमने बात की। इसके अलावा जो स्टेट होता है उसकी हमने डिटेल में थोड़ी परिभाषा देखी, उसकी डेफिनेशन देखी, हमने थिंकर के अनुसार देखी, ये मैक्स वेबर के अनुसार देखी। हमने साथ साथ ये देखा जो स्टेट है वो मॉडर्न स्टेट कैसे बना। अब हम बात करेंगे जो स्टेट है ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्टेट का पहली बार जो प्रयोग किया गया वो कैसे, वो किसके लिए किया गया, और पहली बार स्टेट बना तो बना कैसे। इससे आपको समझ में आएगा हम आज की दुनिया में जी रहे हैं कि पहली बार कब बनी, आपको ये समझ में आएगा। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जब स्टेट का जब ओरिजिन हुआ, इसका ओरिजिन सबसे पहले था द स्टेट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक स्टेटलेस सोसाइटी। ये पहले क्या था, पहले हंटिंग गैदर और ट्राइबल ग्रुप्स थे, वहाँ पर क्या रहता है टू सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम विद द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। जो हंटिंग गैदर जो सोसाइटी थी वहाँ पर स्टेट नहीं था, वो कहीं मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, इधर चले गए उधर चले गए, कोई कहीं चला जाता था हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में, वहाँ पर स्टेट नहीं था। अब क्या है, अब क्या हो गया, धीरे धीरे जब हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से जब कन्वर्ट हुए फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में, यानी राजनीतिक सत्ताएं प्राप्त होने लगी, वहाँ पर जब महाजनपद इरा आया तो तकरीबन ये क्या है अप्रोक्सीमेट 5500 ईयर एगो। जैसे इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, इंडिया है, चाइना है, यहाँ पर आप देखते हैं ना, आप सुनते हैं भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसके अलावा ये बाकी सारे जो सभ्यताएं सुनते हैं, ये सभ्यताओं का जब ओरिजिन हुआ, यानी छोटे छोटे हंटिंग गैदरिंग से छोटे छोटे कबीलाई व्यवस्था बनी, वो हमने पिछली क्लास में आप बता दिया था, वहाँ जाकर आप देख लेना। उसके बाद जैसे जैसे केंद्रित राज्य बनने लगे, विशाल राज्य बनने लगे, तब स्टेट का ओरिजिन होता है। अब हम बात करते हैं वो बने क्यों, क्वेश्चन यही है, हल्का सामने वहाँ बात की थी, अब यहाँ पर बात करते हैं। इसके 2-3 कारण मेन है। पहला है इसका है मटेरियल एंड इकोनॉमिकल कारण। जैसे जैसे हम देखते हैं
जैसे व्यक्ति ने ना एक जगह रहना शुरू किया, उसने एग्रीकल्चर, उसने यानी कृषि करना शुरू कर दिया, कृषि करने से उत्पादन ज़्यादा होने लगा, एक जगह बसने लगा, उसका कुछ भाग किसी राजा को देने लगा, एक यानी कि अपने जो हेड है किसी को देने लग गया, वो उसको सुरक्षा के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब जैसे इकट्ठा रहने लग गया तो इसका कुछ भाग वो स्टेट को देने लग गया, और स्टेट को क्या हो गया, क्योंकि जब अनाज है, अनाज आप एक साल में हर रोज़ तो अनाज काटते नहीं, साल में एक बार अनाज काट लिया, वो साल भर तक फसल बर्बाद नहीं होती। जो कि पहले क्या था, हंटिंग गैदरिंग में ये रहता था, आज शिकार करो, महीना 2 महीने के अंदर ख़राब हो जाएगा, या तो खा लो। जैसी इस तरह की सोसाइटी बनने लगी, कृषि होने लगी, तो यहाँ पर लंबे समय तक खाद्यान्न की जो चीज़ें हैं, जो फूड है, उस तरह को फूड को प्रिजर्व करके रखा जाने लगा। जैसे रखा जाने लगा यानी उसका कुछ भाग किसी व्यक्तियों को दिया जाने लगा, क्योंकि रखा जाने लगा तो उसका भाई वो एक्स्ट्रा भाग है तो उनको दे दिया गया। वो क्या करने लगे, वो सुरक्षा प्रोवाइड करने लगे। यहाँ से ओरिजिन होने लग गया स्टेट का, और उन्होंने अपनी आबादी और एक जगह बसने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए स्टेट बनाया। ये है। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड राइटिंग। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग वाज एसेंशियल फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर लार्ज टेरिटरी। यानी जैसे ही लेखन का आविष्कार हुआ तो बड़े बड़े क्षेत्रों पर प्रशासन चलाने के लिए जानकारियाँ हैं उनका केंद्रीकृत प्रयोग किया जाने लगा, और उससे क्या हो गया, उससे बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। जैसे आपने देखा ना, अशोक ने जगह जगह शिलालेख बनवा रखे हैं। वो इसलिए बनवा रखे हैं ताकि लोगों तक प्रशासन की जानकारी जा सके, और प्रशासन की जानकारी जा सके, और प्रशासन चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम कर सके, एक लंबे एरिया को वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर सके। इसलिए तो यहाँ पर यानी कि ये क्या है, ये है मटेरियल और इकोनॉमिकल फाउंडेशन, यानी कृषि और इस तरह लेखन की वजह से भी राज्यों का उदय हुआ। फिर अलग अलग जो थिंकर है वो क्या बोलते हैं, थिंकर ये बोलते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं। ये ज़्यादातर दी गई थी 17 to 19 सेंचुरी के बीच में जो थिंकर आए थे यूरोप में, इन्होंने दी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। जैसे थॉमस हॉब्स है, ये जो थॉमस हॉब्स है ये बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर आर्ग्यू इट वाज सॉल्यूशन टू द स्टेट ऑफ नेचर डिफाइंड बाय परपेचुअल कन्फ्लिक्ट एंड वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। यानी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये एक निरंतर संघर्ष की अवस्था में रहते थे, हर कोई एक दूसरे से डरता था, एक कबीला दूसरे कबीले पर अटैक कर देता, दूसरा कबीला तीसरे पर अटैक कर देता, हर कोई इस डर में जीता कि पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। हर व्यक्ति को ये रहता कि कल पता नहीं कैसा होगा, दूसरे से तीसरा व्यक्ति छीन लेता, एक पहले से दूसरा छीन लेता। क्यों? क्योंकि राज्य नहीं था, कोई कानून नहीं था। जब कानून नहीं होगा तो क्या होगा, अब सज़ा किस आधार पर दोगे, कौन गलत है कौन सही है, कैसे डिसाइड करोगे। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक ऐसी अवस्था थी जहाँ पर कोई कानून नहीं था, वहाँ पर हर कोई भय के साए में जीता था। उससे निपटारा पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या हुआ, लोगों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है आप हमारा सामान मत छीनिए, हम इसका नहीं छीनेंगे, एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट किया। और उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो किससे किया, किसी एक पावर से किया, एक पावर से यानी कि किसी राज्य से किया कि भाई कोई किसी का सामान नहीं छीनेगा। अगर छीनेगा तो क्या होगा, उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा देने वाला कौन होगा, वहाँ पर स्टेट होगा। स्टेट के लिए क्या होगा, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें क्रिएट की गई, जैसे राज और बाकी सरकारें वहाँ क्रिएट की गई। वो प्रिमिटिव रूप था। ये ऐसा बोलते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं थॉमस हॉब्स। यानी वहाँ नेचुरल जो नेचर की अवस्था थी उससे बाहर आने के लिए, क्योंकि वो संघर्ष की अवस्था थी, वहाँ पर जीवन कम था, कोई किसी को भी मार देता था और कोई सज़ा नहीं होती थी क्योंकि कानून ही नहीं था। दूसरे जॉन लॉक बोलते हैं स्टेट का ओरिजिन इसलिए नहीं हुआ कि हर कोई एक दूसरे से डरता था या एक कोई भय की अवस्था थी, यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से लड़ाई कर रहा था, इसलिए नहीं हुआ। ये बोलता है कि जो स्टेट का ओरिजिन है ये इसलिए हुआ ताकि जिससे जो प्राकृतिक अधिकार है, जैसे जीवन है यानी कि लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई किसी के जीवन को ख़त्म न करे और हर किसी का जीवन बेटर हो, जीवन है। इसके अलावा क्या है, अगला है ये लिबर्टी है, यानी हर कोई फ्रीडम से रहे।
जिसके पास ज़्यादा पावर है वो जिसके पास कम पावर है उसकी फ्रीडम को न छीन ले। जैसे किसी के पास ज़्यादा संपत्ति प्रॉपर्टी, यानी वो बाकी जिसके पास कम संपत्ति उसका हक न छीन ले। कैसे छीनेगा? जिसके पास ज़्यादा संपत्ति वो ज़्यादा लोगों को काम के लिए लगा सकता है। जैसे मान लो खेती करना है, खूब सारे ज़मीन है, जिसके पास ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा संसाधन, वो ज़्यादा एरिया पर खेती करेगा। पता लगा जिसके पास कम है तो उसके पास बचा ही नहीं कुछ, या उसके पास बिल्कुल ना के बराबर बचा। तो यहाँ पर है कि इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य आया, यानी कि जीवन कोई किसी के जीवन को ख़त्म न कर दे, कोई किसी को नुकसान न पहुंचा दे, इन सब के सुरक्षा के लिए यहाँ पर राज्य को बनाया गया। और वो कैसे बनाया? वो कॉन्ट्रैक्ट से बनाया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि राजा भी किसी का जीवन नहीं छीन सकते, राजा भी किसी की संपत्ति नहीं छीन सकते, राजा भी किसी की फ्रीडम स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, मन मर्जी से किसी को जेल में नहीं डाल सकते। क्योंकि ये 17 से 19 सेंचुरी के बीच के ये जो विचार हैं ये तब आए थे। इसके अलावा जो विद्वान है जीन जैक रूसो हैं, ये बोलते हैं, जीन जैक रूसो जो स्टेट का है, स्टेट का ओरिजिन हुआ, ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ, द स्टेट अराइजिंग एज सोसाइटी became complex and private property lead to inequality requirement a new social contract to protect freedom। ये बता रहे हैं कि जब राज्य कॉम्प्लेक्स होता गया, जब जटिलताएं बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, तो वहाँ पर क्या हो गया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो वही चीज़ जो बताया कहीं ना कहीं दूसरे रूप में, इससे इनइक्वलिटी, यानी एक के पास ज़्यादा संपत्ति दूसरे के पास कम संपत्ति रह गई। तो पता लगा इसने ज़्यादा लोगों को लगाकर इसकी संपत्ति को भी और ज़्यादा कम कर दिया और इसकी संपत्ति भी अपने में मिला ली, और अपनी संपत्ति यानी कि इसने अपनी संपत्ति खूब बढ़ा ली, ज़्यादा एरिया पर कृषि करने लगे, ज़्यादा उत्पादन करने लगे दूसरे का, और कैसे उत्पादन करने लगे, खूब सारा उत्पादन करने लगे और चीज़ों को सस्ते बेचने लगे। आजकल भी कंपनियों में देखते हैं ना, बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, चीज़ों को काफ़ी सस्ता बेच देती हैं, और जो छोटी कंपनियां हैं इससे बर्बाद हो जाती हैं। आप चाहे इसमें आप इंटरनेट कनेक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये बोलते हैं इस इनइक्वलिटी को रोकने के लिए रिक्वायरमेंट हुए, जिससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुए, सामाजिक समझौता हुआ, ताकि फ्रीडम को और जो प्रॉपर्टी है उसको बचाए रखा जा सके, इसलिए राज्य बना है। यानी ये सब क्या बोले, ये बोले सामाजिक समझौते से। ऐसा नहीं है कि भगवान ने राज्य को बनाया है, भगवान ने राजा को बनाया। जैसे पुराने समय में डिवाइन पावर का कंसेप्ट था, यहाँ पर ये माना जाता था जो राज्य बना भगवान ने बनाया है, भगवान ने राजा को बनाया है, राजा को उस समय भगवान का प्रतिबिंब बोला जाता था। आपने सुना होगा ना, जिल्ले इलाई करके था, जिल्ले इलाई यानी भगवान का प्रतिबिंब ये था, पर इनके खिलाफ है ये। इसके अलावा जो मार्क्सिस्ट है, ये बोलते हैं, जो मार्क्सवादी हैं ये बोलते हैं जो स्टेट है, जो राज्य जिसमें कि मार्क्स है और एंजल हैं, ये बोलते हैं कि स्टेट है ना, ये प्राकृतिक संस्था नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से रहा है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि देखो यहाँ पर है बट द प्रोडक्ट ऑफ क्लास एंटागोनिज्म, ये बोलते हैं वर्ग संघर्ष का परिणाम है। और इसका क्या है, इसका इट इमर्ज व्हेन प्रिमिटिव क्लासेस सोसाइटी डेवलप प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओरिजिन हुआ, लीडिंग टू प्रोप्राइटाइज क्लासेस टू क्रिएट द स्टेट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट ओरिजिन हुआ तो जिनके पास ज़्यादा संपत्ति थी, कहने का यहाँ पर यही है, उन्होंने जिनके पास कम संपत्ति थी उनका एक्सप्लोइटेशन करने के लिए राज्य को बनाया। ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। यानी मार्क्सवाद के अनुसार राज्य जो प्रॉपर्टी वाला बुर्जुआ वर्ग है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, उसके लिए एक साधन का काम करता है। उस साधन का ऐसे काम करता है, जो भी सरकारें कानून बनाती है उस बुर्जुआ वर्ग के फेवर में बनाती हैं, उस कंपनियों बड़ी बड़ी कंपनियों के फेवर में बनाती है। और उससे क्या करते हैं, उससे जो श्रमिक वर्ग है उसको काम के घंटे ऐसे निर्धारित किए जाते हैं, जो लेबर क्लास है उसका एक्सप्लोइटेशन किया जाता है। ऐसा मार्क्सवाद का मानना है, ऐसा मार्क्सिस्ट थ्योरी का मानना है। यानी कि मार्क्सिस्ट के अनुसार ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटेशन है।
ये क्या है, ताकि जो बुर्जुआ वर्ग है, जो कैपिटलिस्ट जो क्लास है, वो अपना जो अपनी अथॉरिटी है वो बनाए रख सके, ये इसलिए बनाया है। अगला है इवोल्यूशनरी, यानी कि ये बोल रही है ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ऐसा था। पहले जब संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था तब ऐसा कोई राज्य वगैरह नहीं था। जब कुछ के पास ज़्यादा पैसे ज़्यादा प्रॉपर्टी आ गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पावर मेंटेन करने के लिए स्टेट को बनवा लिया, यानी कि बना लिया, सिंपल है। और ये उन्हीं के फ़ायदे के लिए काम करता है। इवोल्यूशनरी थ्योरी, ये थिंकर है जिसमें है मैकाइवर है, इसके अलावा गेटेल हैं। ये बोलते हैं स्टेट वाज ग्रेजुअल नेचुरल इवोल्यूशन फ्रॉम अर्लियर एसोसिएशन ऑफ किंगशिप फैमिली एंड विलेज। यानी कि यहाँ पर क्या है, जैसे कि नाती रिश्तेदारी है, यानी कि आसपास के कुछ लोग, इसके अलावा जब उनसे क्या होगा, पहले कुछ लोग थे, यानी कि उससे क्या हुआ, उसके अलावा कुछ लोग थे, उसके अलावा बोलते हैं ना एक बड़ा कुनबा हो गया, यानी कि एक बड़ा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर विकसित होकर हो गया, फैमिली हो गया। इसके अलावा एक बड़ा सा गांव होगा। गांव के आप देखते हैं ना कहीं आप खोजने चले जाना, लगभग गांव के जो लोग होते हैं आज से 7, 8, 9, 10 पीढ़ी पहले आप बोलेंगे कि ये गांव इस व्यक्ति ने बसाया, यानी पहले ये व्यक्ति आया, इसी के आगे पीढ़ियाँ चल चल के गाँव बस गए। तो ये बोल रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअल बना, ऐसा नहीं है कि एकदम बन गया। पहले ये हुआ किंगशिप हुआ, फिर इसके अलावा फैमिली हुआ, फिर ऐसे विलेज हुआ, विलेज कई सारे, फिर धीरे धीरे आगे फैलते गए। उन सब ने मिल के क्या किया, उन्होंने बनाया स्टेट। ये बोले कि ग्रेजुअल हुआ है, ये विद्वान ऐसा बात करते हैं। जो भारतीय हैं, भारत में क्या सोचते हैं इनके बारे में, स्टेट के बारे में, जो ये अवधारणाएँ हैं इनके बारे में, इंडिया में कैसे सोचा जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, स्टेट कैसे बना। तो हम अपने देश में देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि मनुस्मृति क्या बोलती है। देखो मनुस्मृति ने ये बोला है द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की बात, यहाँ अर्ध संविदा है। इसमें क्या बोलते हैं, पहले क्या था, मत्स्य न्याय था, जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर बोलते हैं ना मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी को खा जाती थी, यानी कि जो ताकतवर होता था वो कमज़ोरों के ऊपर अधिकार जमाता था, उनको परेशान करता था, ताकतवर जो कमज़ोर है उनको ख़त्म कर देता था। इससे बचने के लिए सभी व्यक्ति ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा ने पहले जो राजा हैं उनका निर्माण किया। ये बोला गया इस चाव से बचने के लिए पीपल रिक्वेस्टेड ब्रह्मा टू क्रिएट फर्स्ट किंग। मनु जो मनु बना वो ये पहला राजा बना, यानी ब्रह्मा ने पहले राजा को मनु को बनाया। और किस लिए, ताकि इस मत्स्य न्याय से छुटकारा दिया जा सके, यानी ताकतवर, यानी कि जो ताकतवर है, जैसे आपने कई बार भी देखा ना, कोई ताकतवर होता है वो किसी न किसी की ज़मीनें कब्जा लेता, आप भी देखते होंगे। अब किसके पास जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं। सरकार क्या होता है, उसके ऊपर केस होता है और उसको कई बार जेल भी होती है। तो पुराने समय की ऐसी स्थिति को बचने के लिए क्या हुआ, लोग ब्रह्मा के पास गए। भारत में कंसेप्ट ये है, और ब्रह्मा ने राजा को बनाया, और जो पहला राजा बना, वो पहला किंग बना, वो था मनु। अगला है जो बुद्धिस्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पर है दीघ निकाय है। ये बोलते हैं कि ये जो है, जो राज्य बना है, ये कैसे बना है, राज्य ऐसे बना है कि लोगों का ये कैसे हो गया था, मोरल और फिजिकल डिक्लाइन हो गया था। दीघ निकाय प्रेजेंटेड ए थ्योरी वेयर किंगशिप अरोज ड्यू टू डिक्लाइन इन मोरल एंड फिजिकल कंडीशन, यानी नैतिक और भौतिक गिरावट आ गई थी लोगों के जीवन में, यानी लोगों का जीवन काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया था। वो अच्छा काम नहीं करते थे, कोई किसी को मार देता था, चोरी कर लेता था, यानी एकदम जो जीवन था वो निकृष्ट हो गया था। इससे बचने के लिए क्या हुआ, इस पीपल चूज द ये है सामंता द ग्रेटेस्ट इलेक्ट टू मेंटेन ऑर्डर इन एक्सचेंज टू पोर्शन ऑफ देयर हार्वेस्ट चैलेंजिंग डिवाइन ओरिजिन। तो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि लोगों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी फसल का एक हिस्सा दिया, जिसे महासम्मत बोलते हैं, ये चुना, और ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को चुनौती देता है। यानी कि ये बोल रहे हैं, जो बौद्ध ग्रंथ है उनमें बोला जा रहा है कि जैसे दीघ निकाय है, इसमें लिखा गया है जो राज्य है, राज्य कैसे बना, राज्य लोगों के जीवन पतन हो गया था, उस पतन को रोकने के लिए लोगों ने एक महासम्मत को चुना। उस महासम्मत
ने क्या किया, उसने लोगों का जो भौतिक और नैतिक जीवन के लिए कानून बनाए, कोई किसी चोरी न करे और कोई बुरे काम न करे, उसके लिए कानून बनाए। और उसको क्या किया, अब उसका महासम्मत जो बनाया है, उसको हर एक व्यक्ति अपनी फसल का एक हिस्सा उसको देने लग गए, जिससे उसने समाज में एक ऑर्डर मेंटेन किया और इस तरह राज्य का उदय हुआ, राज्य का ओरिजिन हुआ। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि यहाँ ये भी क्या बोला, ये नहीं बोल रहा है कि भगवान ने राजा को बनाया। पहले वाला ये क्या बोला है, ये है अर्ध संहिता, यानी कि लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान ने उसको बनाया। कहीं ना कहीं ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट है उनका अच्छे के लिए। ये नहीं बोल रहे भगवान का प्रतिनिधि है, जैसे कि पुराने समय में बोला जाता था। और जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था ना कि जो मिडिल एज थी, जिसको अंधकार का युग बोला जाता था, वहाँ पर यही बोलते थे राजा तो भगवान का रूप है या भगवान का प्रतिबिंब है और वो जो करेगा ठीक करेगा। जबकि यहाँ पर ये क्या है, सब बोल रहे हैं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से बना है, स्टेट बना है और स्टेट को चलाने के लिए जो सरकार है उसका ये हेड है किंग, ये बोल रहे हैं। जो रिसेंट कंसेप्ट है इसमें है राइज ऑफ मॉडर्न स्टेट, ये मैंने बता दिया। आधुनिक राज्य ये क्या है, वारफेयर एंड कंसोलिडेशन से हुआ। यहाँ पर ये बोलते हैं कि युद्ध कौशल में हुई तकनीकी विकास ने शासकों पर भारी दबाव डाला कि केंद्रीय ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थायी सेनाओं के खर्च में, यानी कि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर घूम फिर के हैं कि एक तो लड़ाई का कंसेप्ट और दूसरा क्या है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की ट्रीटी से, यानी जो वेस्टफेलिया की जो हम ट्रीटी की बात कर चुके हैं, वेस्टफेलिया की संधि से आधुनिक राज्यों का विकास हुआ, ये बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये भी संधि की बात करते हैं, यहाँ पर है। यहाँ तक हमने देखा कि अलग अलग राज्यों के बारे में अलग अलग थ्योरी क्या क्या बोलते हैं। यहाँ पर हमने देखा है राज्य के बारे में अलग अलग जो थिंकर हैं, अलग अलग विद्वान हैं, क्या बोलते हैं, इंडिया में क्या बोला जाता है, वेस्ट में क्या बोला जाता है, कैसे करके स्टेट का ओरिजिन हुआ, राज्य का ओरिजिन हुआ, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं जो स्टेट है वो किस तरह का है। स्टेट जैसे कि क्या मार्क्सिस्ट बोलते हैं ऐसे ही है। हम देखते हैं किसके पास ज़्यादा पावर है। यहाँ पर अलग अलग देखेंगे। लिबरल क्या बोलते हैं, यानी उदारवादी बोलते हैं ना कि राज्य को तो मेरे कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, इसके अलावा फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, अलग अलग थिंकर उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप साथ साथ ना इसको पढ़ते रहिए, आप बुक से इसको पढ़ते रहिए। अगर कुछ भी है तो आप पूछते रहिएगा। क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक के बाद हम करवाएंगे, जो इस टॉपिक से आए हैं आप अभ्यास करते रहिएगा।